अच्छा बेटा, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं मई जून 2024 पेपर 12। देखिएगा ज़रा। अच्छा, वाई विल स्कार्सिटी ऑलवेज एग्जिस्ट? क्यों स्कार्सिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी बेटा? क्योंकि इसकी डेफिनेशन है अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस। और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से बेटा आपके पास क्या आ जाती है? स्कार्सिटी। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। गलत। अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड क्वेश्चन पे देखिएगा। वालेकुम सलाम। A student decides to take up a 2 year apprenticeship for which she will earn 10,000 per year. After that, she expects to earn 25,000। ये कोई 400 मरतबा रिपीट हो चुका है ये वाला एमसीक्यू। तो कहता है कि भाई हम लोग जो हैं वो 2 year अप्रेंटिसशिप ले रहे हैं। ठीक है। फॉर विच शी विल अर्न 10,000 पर ईयर। आफ्टर दैट शी एक्सपेक्ट्स टू अर्न 25,000 पर ईयर। शी कुड टेक एन अनस्किल्ड जॉब विच पे 16,000 पर ईयर इंस्टेड ऑफ अप्रेंटिसशिप। What is the opportunity cost of in the 2 years of completing apprenticeship? कहती है कि भाई अगर वो अप्रेंटिसशिप ले लेती है तो व्हाट विल बी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 2 साल की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी बेटा? अब मेरी बात सुनो। अब वो कहता है कि भाई आपके पास क्या मामला चल रहा है? सेकंड। कहता है भाई हमारे पास 2 year अप्रेंटिसशिप है जिसपे हमें कितना पैसा मिलता है? हमें मिलता है 10,000 पर ईयर। ठीक है। उसके बाद उसको 25,000 रुपया मिलेगा। अब 25,000 रुपये जो है ना, 25,000 रुपये को आप इग्नोर करें। 25,000 रुपये जो है वो इग्नोर करें क्योंकि वो फ्यूचर की बात है। या फिर वो अनस्किल्ड जॉब ले ले और अनस्किल्ड जॉब में उसको कितने पैसे मिलेंगे? 16,000 मिलेंगे इसको पर ईयर। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द 2 years ऑफ कंप्लीटिंग अप्रेंटिसशिप? अब बेटा मेरी बात सुनो। कितने पैसे वो फॉरगो कर रही है बेटा? डी आंसर नहीं है इसका, यही मसला है। देखो कितने पैसे वो फॉरगो कर रही है। अगर वो अप्रेंटिसशिप करती है तो उसको 10,000 रुपया मिलेगा। यानी कि 2 साल के पैसे कितने हो गए? 10,000 इंटू टू इज इक्वल टू 20,000। 2 साल के पैसे कितने हो गए? 20,000। अगर वो जो है वो अनस्किल्ड जॉब लेती है तो मल्टीप्लाई बाय टू कितना हो गया बेटा? 32,000 रुपया। सही है। अब वो कह रहा है कि वो अप्रेंटिसशिप कर रही है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उसकी? बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी ना, वो एडिशनल अमाउंट जो वो कमा सकती है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो 32,000 माइनस 20,000। तो कितना एडिशनल अमाउंट वो कमा सकती है? 12,000। लेकिन वो नहीं कमा रही। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? बी। जो अमाउंट आप फॉरगो कर रहे हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। The diagram shows production possibility curve. The current combination of capital and consumer good would produce the greatest number of consumer good in future। कहता है कि भाई कौन सा जो आपके पास करंट कॉम्बिनेशन है वो फ्यूचर में फ्यूचर में सबसे ज्यादा कंज्यूमर गुड बनाएगा। तो बेटा अगर मैं प्रेजेंट में कैपिटल गुड ज्यादा बनाता हूँ, एक सेकंड यार। हाँ, तो वो कहता है कि भाई फ्यूचर में मुझे कंज्यूमर गुड ज्यादा बनाना है। तो करंट में मैं ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाऊं कि फ्यूचर में मुझे फायदा हो? तो बेटा मुझे प्रेजेंट में कौन सा गुड बनाना पड़ेगा? कैपिटल गुड। मुझे प्रेजेंट में कौन सा गुड बनाना पड़ेगा? कैपिटल गुड बनाना पड़ेगा। तभी तो जाके मैं फ्यूचर में कंज्यूमर गुड ज्यादा बनाऊंगा। पहला ऑप्शन वो आपसे कहता है ओ से लेके क्यू तक। यानी कि आप कैपिटल जीरो बनाओ। आप कैपिटल जीरो बनाओ। आप पूरे का पूरा क्या बनाओ? कंज्यूमर। तो बेटा लॉन्ग रन में फ्यूचर में कैसे फायदा देगा वो आपको? फ्यूचर में आपके लिए वो नुकसान है क्योंकि फ्यूचर में फायदा नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन है पीओ। पीओ का मतलब है कि आप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड बनाएं। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप लोग कैपिटल गुड बनाएं। ठीक है। और अभी अगर कैपिटल गुड बनाएंगे तो लॉन्ग रन में ही आपको फायदा देगा। तो बेटा आपको ये बात तो मैंने समझाई भी थी अपने कोर्स में भी, लेक्चर में भी, कि आपको फिलहाल कैपिटल गुड बनाना पड़ेगा तभी जाके आप फ्यूचर में अपने आप को ग्रो कर पाओगे और आप कंज्यूमर गुड बना पाएंगे। तो अगर आप फिलहाल कैपिटल गुड पे फोकस करते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर आपका कंज्यूमर गुड बढ़ जाएगा। पॉसिबल आंसर है। R2S। नहीं, R2S के अंदर बेटा देखो कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड दोनों बन रहे हैं। यू से वी में भी दोनों बन रहे हैं आपके पास। ठीक है। दोनों बन रहे हैं तो ये दोनों आंसर भी नहीं होंगे। आंसर आपका बच गया बी। व्हाट इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक?
द ग्रोथ इन चाइनीज जीडीपी, बेटा ये मैक्रो इकोनॉमिक है, यस। लेवल ऑफ सीपीआई, यस ये भी है। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन स्पेन, बेटा ये भी है मैक्रो इकोनॉमिक। टोटल आउटपुट ऑफ जर्मन कार इंडस्ट्री, बेटा जब मैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करता हूं तो वो किसका बन जाएगा, माइक्रो का केस बन जाएगा। आंसर इज डी। व्हाट इज लाइकली टू कॉज एन एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व फॉर अ फर्म्स फ्रूट ड्रिंक, बेटा एक्सटेंशन तो आपके पास यार प्राइस की वजह से आती है, ठीक है। एक्सटेंशन की बात कर रहा है यानी कि मूवमेंट की बात कर रहा है, प्राइस की वजह से आती है। अब देख लेते हैं प्राइस के अंदर कहाँ पे चेंज आ रहा है। पहला ऑप्शन कहता है अ पीरियड ऑफ हॉट वेदर, बेटा इसकी वजह से आपके पास शिफ्ट आएगा, ठीक है। डिमांड में आपके पास शिफ्ट आएगा, डिमांड राइटवर्ड इंक्रीज होगी, राइटवर्ड शिफ्ट चली जाएगा। रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द ड्रिंक, अब यहां पे देखो सर, अगर मैं इक्विलिब्रियम बनाऊं, ये डिमांड है ये सप्लाई है, ठीक है। ये आ रहा है इक्विलिब्रियम ई, क्वांटिटी क्यू और प्राइस लेवल पी। ड्रिंक की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो बेटा उससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ गई। देखो सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट मार रही है लेकिन डिमांड जो है बेटा वो मूवमेंट कर रही है, वो एक्सटेंड हो रही है। वो ई से किधर जा रही है, वो E1 की तरफ बेटा डिमांड जो आपकी है वो एक्सटेंड कर रही है, मूवमेंट आ रही है, ठीक है। अराइवल फ्रॉम लीविंग द मार्केट, बेटा इससे आपकी सप्लाई पे अफेक्ट आएगा, सप्लाई लेवल फॉल हो जाएगी। सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन बाय फर्म, इससे बेटा आपकी डिमांड बढ़ेगी, राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, तो आंसर क्या है इसका, बी। Supermarkets sell petrol gas outside their stores. They reduce the price of petrol below other suppliers to attract more customers to buy goods in the store when they buy more petrol. कहता है कि लोग पेट्रोल खरीदने आएंगे तो दुकान से सामान भी खरीदेंगे, तो बेटा ये कौन सा गुड बन गया आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। इफ दिस वर सक्सेसफुल हाउ माइट इट बी शोन ऑन डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, कहता है कि अगर हम लोग जो है पेट्रोल की प्राइस गिरा दें, हम लोग पेट्रोल की प्राइस गिरा दें, तो पेट्रोल की प्राइस गिरने की वजह से जो स्टोर है, स्टोर की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना, तो स्टोर की डिमांड आपके पास बढ़ जाएगी। तो बेटा एक चीज को तो समझ लो, पहले चलो इसको इग्नोर करते हैं, इस वाले केस को इग्नोर करते हैं, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ। अगर पेट्रोल सस्ता होगा लोग दुकान से सामान खरीदेंगे, तो यानी कि दुकान की डिमांड बढ़ जाएगी, दुकान की डिमांड चली गई राइटवर्ड, हमें करेक्ट आंसर वैसे ही अपना मिल गया, ठीक है। लेकिन चलो हम लोग ऑप्शन डी को और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और देख लेते हैं कि वो करेक्ट है भी कि नहीं। कहता है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व टू द राइट, बेटा अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना तो उससे आपकी प्राइसेस गिरती हैं, ठीक है। तो वही तो काम हम करना चाह रहे हैं कि हमारी प्राइस कम हो जाए, और जब हमारे पास इसकी प्राइस कम होगी, पेट्रोल की प्राइस कम होगी, पेट्रोल की प्राइस कम होने की वजह से लोग दुकान पे जाके सामान खरीदेंगे, स्टोर से स्टोर की डिमांड बढ़ जाएगी, यही केस हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, डी। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स मार्केट डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम ऐसी पोजीशन होती है जहां पर डिमांड और जहां पर सप्लाई बराबर ना हो, ठीक है। एक्सेस डिमांड रिजल्ट्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम, बेटा अगर आपको याद हो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि आपके पास मामलात जिंदगी चल रही है, ठीक है, सही है जी। अगर मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम लगाते हैं हम लोग, तो बेटा उससे हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी सप्लाई आपके पास कम हो गई, मार्केट में बेटा क्या क्रिएट हो गई आपके पास, शॉर्टेज। और शॉर्टेज कैसे क्रिएट होती है, एक्सेस डिमांड के थ्रू, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व क्रॉस, बेटा क्रॉस का मतलब ये वाला पॉइंट, इक्विलिब्रियम, गलत है। प्राइस चेंजेस कॉज फर्दर चेंज इन बोथ सप्लाई एंड डिमांड, बेटा ये डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास शिफ्टिंग वाले मामला भी आ जाते हैं। क्वांटिटी डिमांड बाय कंज्यूमर्स इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर, यानी कि इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है वो, यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता बेटा, आंसर इज ए। इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम 5 to 6 per kg, फार्मर इंक्रीज सप्लाई फ्रॉम 400 to 500 per kg, व्हाट इज द पीएस। आओ जरा बेटा, सबसे पहले तो आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकाल लो। पहले मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकाल रहा हूँ, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100,
तो आपके पास सप्लाई बढ़ रही है बेटा 25% से। ठीक है, फिर मैं निकाल लेता हूँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, कितने से आपके पास प्राइस में चेंज आ रहा है बेटा? 20% से। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 25% डिवाइडेड बाय 20%। तो ये क्या आंसर आएगा भाई? 25/20 कितना होता है? 1.25। 1.25, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका भाई? सही है। विच गवर्नमेंट मेजर इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ फॉल बोथ इन प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड? कहता है जी आपके पास प्राइस भी गिरे और आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी गिर जाए। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या होता है, चलो मैं आप लोगों के सामने डायग्राम बना के ना आसान तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सही है, ये मामला चल रहे हैं। प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे तो बेटा उससे आपकी सप्लाई पीछे आ जाएगी। सप्लाई पीछे आ जाएगी तो आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी बट आपकी क्वांटिटी फॉल हो जाएगी। वो कह रहा है कि दोनों चीजें फॉल होनी चाहिए, प्राइस भी गिरे क्वांटिटी भी गिरे। तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। अच्छा जी, मैक्सिमम प्राइस को देखते थे। मैक्सिमम प्राइस में क्या हो रहा है? देखो प्राइस गिर गई, प्राइस गिर गई। अब यहां पे देखो सप्लाई इधर आ रही है। देखो बेटा, मार्केट में उतना ही माल बिकता है जितना प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा होता है। भले ही कंज्यूमर की डिमांड आ गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्टेज हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, माल बिकेगा कितना? माल उतना ही बिकेगा जितना प्रोड्यूसर बेचेगा। सही है। तो अगर लेट से मुझे 100 यूनिट चाहिए, मैं कंज्यूमर हूं, मुझे 100 यूनिट चाहिए, बट कंज्यूमर के पास खाली प्रोड्यूसर के पास खाली 50 यूनिट पड़े हुए, तो बेटा मार्केट में बिकेंगे भी कितने? 50 ही बिकेंगे ना, 100 तो नहीं बिकेंगे। तो बेटा यहाँ पे देखो प्राइसेस भी कम हो गई और क्वांटिटी भी आपके पास कम हो गई है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। अब मिनिमम प्राइस पे आ जाओ। प्राइस क्या हो गई बेटा आपकी? बढ़ गई। क्वांटिटी क्या हो गई आपकी? बढ़ गई। हमने दोनों को कम करना है। डी पे आओ, सब्सिडीज आ गई। इससे क्वांटिटी बढ़ गई और प्राइसेस कम हो गई। बेटा हमने दोनों को रिड्यूस करना है, दोनों को रिड्यूस करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। कोई मसले वाली बात है बेटा? क्लियर है? समझ गए हो? बताओ जल्दी से, क्योंकि बेटा बहुत कम टीचर्स हैं जो बताते हैं सारे ऑप्शंस कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं कराची का दूसरा टीचर हूँ। ठीक है, दूसरा टीचर होऊंगा शायद। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। द डायग्राम शोज द वेज रेट्स ऑफ क्लीनर्स OWC एंड नर्सेस OWN। अच्छा भाई, व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट इफ अ नेशनल मिनिमम वेज ऑफ OM इज इंट्रोड्यूस्ड? कहता है भाई द डायग्राम, आपके पास इक्विलिब्रियम है और वो कहता है कि भाई व्हाट इज द रिजल्ट अगर आपके पास नेशनल मिनिमम वेज जो है वो OM पे इंट्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अब देखो नेशनल मिनिमम वेज जो बेटा होती है ना वो लगती है अबव द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अबव द इक्विलिब्रियम लग रही होती है। यहाँ पर, यहाँ पर क्लीनर के हिसाब से तो चलो उसने बात सही की हुई है कि जी हमने ऊपर लगा दी मिनिमम वेज। सही है, हमने ऊपर मिनिमम वेज लगा दी है। लेकिन जो नर्सिस का मसला है उसके अंदर मिनिमम वेज लगा दी है बिलो द इक्विलिब्रियम। और आपको भी ये बात पता है कि मिनिमम हमेशा अबव द इक्विलिब्रियम इफेक्टिव होता है और मैक्सिमम हमेशा बिलो द इक्विलिब्रियम इफेक्टिव होता है। इसने क्लीनर को सही जगह पे लगा दिया मिनिमम वेज, लेकिन जो नर्सिस को गलत जगह पे लगा दिया। अब देखो जरा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नेशनल मिनिमम वेज? बेटा पहले क्लीनर की बात कर लो। क्लीनर की मिनिमम वेज तो बढ़ रही है, ये बात तो हमें क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, तो क्लीनर का रेट जो है बेटा वो तो बढ़ रहा है आपके पास। 10 का आंसर सी या डी में से कोई एक है। जहां तक बात है नर्सिस की, अब देखो मिनिमम का मतलब क्या होता है? या इतना या इसके ऊपर या इतना या इसके ऊपर। अगर आप मिनिमम वेज बिलो द इक्विलिब्रियम लगा देंगे तो उससे क्रिएट हो जाएगी मार्केट में शॉर्टेज। क्या क्रिएट हो जाएगी मार्केट में? शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। अब शॉर्टेज से क्या होगा? शॉर्टेज से हमारे एम्प्लॉयर्स को और हमारे एम्प्लॉयज़ को सिग्नल मिलेगा कि भाई हमें वेजेस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है,
तो वेजेस बढ़ती हैं और हम लोग वापस से बेटा कहाँ चले जाएंगे, हम लोग वापस से इधर आ जाएंगे। अब बेटा कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट का लॉ क्या था, या तो इतना, या तो इतना, या इसके ऊपर, आप इसके नीचे नहीं आ सकते। अब बेटा जब गवर्नमेंट यहाँ पे मिनिमम वेज लगा देगी ना, तो उससे मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। और उस डिसइक्विलिब्रियम को खत्म करने के लिए हम लोग वेजेस को वापस से बढ़ाएंगे। हम लोग बेटा किधर चले जाएंगे, अपने इक्विलिब्रियम पे। हम लोग जब अपने इक्विलिब्रियम पे जा रहे हैं तो बेटा हम लोग किसी रूल की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने कहा था या तो इतना या इसके ऊपर, तो मैं ऊपर ही तो जा रहा हूँ। मैंने गलती क्या की? ठीक है भाई। तो इसीलिए हम लोग वापस से कहाँ चले जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे। और जब हम लोग बेटा वापस से इक्विलिब्रियम पे चले गए तो आपके पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। आंसर क्या बन जाएगा, डी। समझ गए बेटा बात को? क्लियर है? व्हाट वुड कॉज अ डिक्रीज इन स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड इन अ कंट्री। बेटा अगर उसकी इनकम वगैरह गिर जाती है, टैक्सेस बढ़ जाते हैं, उस तरीके से आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। रिडक्शन इन डिस्पोजेबल इनकम, यस। रिडक्शन इन सेल्स टैक्स, बेटा इससे आपकी सप्लाई गिरती है, आपकी स्पेंडिंग जो है ना वो नहीं होता। हाँ बिल्कुल ईशान, ऐसा ही है। अगर मिनिमम बिलो द इक्विलिब्रियम है तो इनफेक्टिव है, मैक्सिमम अबव द इक्विलिब्रियम है तो इनफेक्टिव है। ये आप लोग एएस में पढ़ेंगे डिटेल में। बेटा अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन वगैरह बढ़ेगी। लोअर सेविंग, बेटा आपकी सेविंग अगर कम है तो इसका मतलब है कि आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, ए। विच कॉम्बिनेशन शोज एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल फर्म ओवर लार्ज फर्म। बेटा स्मॉल फर्म में कम्युनिकेशन बेहतर होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। तो स्मॉल फर्म में कम्युनिकेशन बेहतर होती है। इंडिपेंडेंस स्मॉल फर्म की बेहतर होती है। एवरेज कॉस्ट जो होती है ना बेटा वो सही नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो हमेशा लार्ज फर्म को मिलता है, वो स्मॉल फर्म को नहीं मिलता। तो एवरेज कॉस्ट की ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। आंसर है सी। व्हाट इज अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ फर्म? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बेटा बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, बेटा ये अक्सर ये फिक्स ही रहती है थ्रू आउट। हाँ अगर कोई चेंजेस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है तो वो अलग बात है। रेंट आपका फिक्स रहता है, इंश्योरेंस आपका फिक्स रहता है। आंसर इज ए। द टेबल shows daily average revenue and units of output sold for a firm producing bicycles over a 5 day period. एवरेज रेवेन्यू है, यूनिट ऑफ सोल्ड गुड है, ठीक है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? अच्छा अब मैं जरा सबका टोटल निकाल लूं। इसका आ रहा है 400, 160 × 4। इसका आ रहा है 640, 120 × 8। इसका आ रहा है 960, 14 × 80। ये आ रहा है 1120, 16 × 40। ये आ रहा है 640। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, द फर्म्स हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू अकर्स एट 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। बेटा हाईएस्ट आपका आ रहा है 4 यूनिट्स पे। हाईएस्ट किधर आ रहा है, 4 यूनिट्स पे, टू पे नहीं आ रहा। फर्म्स हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू अकर्स एट सॉरी डे 4 पे आ रहा है। ओ इधर आ रहा है, सॉरी 2 यूनिट्स पे नहीं आ रहा। नहीं, एनोटेट क्या मतलब, आप अभी स्ट्रीम की बात कर रही हैं, एग्जाम की बात कर रही हैं? कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा ये सॉरी डे लिखा हुआ है, यूनिट्स ये रहे। पहला ऑप्शन कहता है कि 2 यूनिट पे हाईएस्ट है, बेटा 2 पे हाईएस्ट नहीं है, 14 पे हाईएस्ट है। ठीक है। फर्म टोटल रेवेन्यू अकर्स, हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू अकर्स एट 14 यूनिट्स ऑफ गुड सोल्ड, यस। बेटा यहाँ पे आपका टीआर मैक्सिमम पे जा रहा है। फर्म्स प्राइसेस आर ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, भाई कहाँ से ग्रेटर है, फर्म की प्राइस तो कम ही चल रही है। तो ये भी आंसर नहीं है। फर्म्स टोटल रेवेन्यू ऑलवेज इंक्रीज एज आउटपुट राइजेस, नो बेटा ये देखो फॉल हो रहा है यहाँ पे। आंसर इज बी। विच फंक्शन ऑफ मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप उसको कोई भी एक उससे पैसों से जो है आप किसी की वर्थ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जी क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट।
व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ हाईली कंपेरेटिव मार्केट व्हेन कंपेयर्ड विद द मोनोपोली मार्केट। बेटा हाईली कंपेरेटिव का मतलब क्या है कि डिमांड यहाँ पे होगी इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइसेस कंपैरेटिवली लोअर होंगी, ठीक है। और प्रॉफिट मोनोपोली के मुकाबले में बेटा कंपैरेटिवली कम होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी। व्हाट इज नॉट अ रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक का सर यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बेटा वैल्यू देना। भाई ये माइक 100 रुपए का है, ये यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। व्हाट इज नॉट अ रोल ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या उसका रोल नहीं होता। प्रोवाइडिंग डी मेरिट गुड। क्या गवर्नमेंट सिगरेटें शराबें खुद देगा लोगों को, चल भाई दम मार, दम मार ले, आजा शराब पी ले, सिगरेट पी ले। इस तरह थोड़ी होता है। टी मेरिट गुड गवर्नमेंट नहीं देता। मेरिट गुड देता है, पब्लिक गुड देता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है। आंसर इज ए। अ गवर्नमेंट विशेस टू प्रिवेंट डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि जी हमें प्राइसेस को मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है हमने। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन अचीविंग द सेम। डिफ्लेशन कम करना यानी कि आपने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है, तो बेटा कौन सी पॉलिसी आपको लगानी पड़ेगी, एक्सपेंशनरी। आपको बेटा इंटरेस्ट रेट अपना जो है वो कम करना पड़ेगा, और आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। आंसर क्या बन जाएगा, सी। तो भाई एक कहाँ से बन जाएगा भाई। Diagram shows the impact of tax introduced on a product. Which area represents the amount tax paid by consumer? कौन सा ऐसा एरिया है जो कंज्यूमर पे करता है। बेटा मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस का गैप होता है, वो गैप हमेशा कौन पे करता है, कंज्यूमर। वो चमाट किसको जाती है, कंज्यूमर को। तो बेटा देखो ये पूरे का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स है, सही है। ये पूरे का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि आपका ये जो पूरे का पूरा बॉक्स है, ये वाला, ये पूरा बॉक्स ही आपके इनडायरेक्ट टैक्स का बॉक्स है, सही है। ये पूरा बॉक्स बेटा इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, ठीक है। सवाल ये इसमें से कंज्यूमर का हिस्सा कौन सा है, प्रोड्यूसर का हिस्सा कौन सा है। बेटा इक्विलिब्रियम प्राइसेस के बीच का गैप वो किसके जिम्मे जाता है, वो कंज्यूमर के जिम्मे जाता है। तो यानी कि इस पूरे गैप में से जो ये वाला गैप है, ये वाला गैप किसका चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा कंज्यूमर का। तो ये ऑरेंज डब्बा जो आ रहा है, इसके वेरिएबल्स क्या क्या हैं, P1 P2 E और F। तो बेटा P1 P2 E और F देखो किधर आ रहा है, ये रहा, सही है। तो आंसर इज डी। Which statement about supply side policy is correct? It aims to increase the productive potential of the economy. बेटा ये correct है। It aims to increase demand of economy. No. It involves changes in the equilibrium foreign exchange rate. No. It involves changes in interest rate. No. तो बेटा आंसर ए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी कर रहा होता है। Which change is most likely to cause faster economic growth in short run? फॉरेन से इफेक्ट आना चाहिए, फॉरेन से इफेक्ट आना चाहिए। और बेटा ये पीपीसी के अंदर मैंने आप लोगों को चीजें बताई हुई भी हैं। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन नेट ई वाला इमिग्रेशन। अगर तो यहाँ पे आय वाला इमिग्रेशन लिखा होता है ना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ पे ई वाला लिखा हुआ है। ई वाले का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ वर्कर्स। तो बेटा जब एक्सपोर्ट ऑफ वर्कर हो रहा है, आपके मुल्क से वर्कर निकल के दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो बेटा मेरा उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आएगी, उससे तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एन इंक्रीज इन बर्थ रेट। बेटा बर्थ रेट में टाइम लगता है यार, फौरन से थोड़ी हो जाती है। एन इंक्रीज इन डेथ रेट। डेथ रेट भी देखो, हर एक सेकंड में तो विकेट नहीं उड़ रही होती ना। अब जैसे मेरी बिल्डिंग में हर एक एक सेकंड बाद एक एक बंदा मर रहा है, इस तरह थोड़ी होता है। और अगर डेथ रेट बढ़ता भी है तो वो नुकसान है आपके लिए, क्योंकि डेथ रेट की कोई स्पेसिफिक एज थोड़ी होती। एंड इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज। बेटा रिटायरमेंट एज का मतलब ये है कि भाई मैं 60 साल का हो जाऊंगा, कल कल मेरी बर्थडे है, मैं 60 साल का हो जाऊंगा, 60 पे मैं रिटायर हो जाऊंगा। रात में गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली कि भाई अब रिटायरमेंट एज 65 है, 69 है। तो मेरी लाइफ बढ़ गई वर्कर की, मेरी एज बढ़ गई रिटायरमेंट वाली, सही है। मैं फौरन से काम शुरू कर दूंगा वापस। हाउ इज द पैटर्न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लाइकली टू चेंज व्हेन अ कंट्री बिकम्स मोर डेवलप्ड। कहता है कि अगर आपके पास कंट्री डेवलप्ड हो जाती है तो आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या अफेक्ट पड़ता है। फ्रॉम रूरल एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट। बेटा ये करेक्ट है, क्योंकि लोग जो है गांव देहातों से उठ के फिर शहरों में जाना शुरू हो जाते हैं। फ्रॉम स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टू प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट, गलत। आप बेटा स्किल्ड से प्राइमरी पे नहीं जाते, आप स्किल्ड से प्राइमरी पे नहीं जाते, आप प्राइमरी से स्किल्ड पे जाते हो, यानी कि टर्शरी पे जाते हो। टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट टू मैनुअल एम्प्लॉयमेंट, नो।
मशीन्स की तरफ रहते हैं आप, टर्शरी टू सेकेंडरी, नो, आंसर इज ए। विच आइटम इज लीस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन सीपीआई? बेटा क्या चीज आपके पास सीपीआई में नहीं आएगा? डोमेस्टिक कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल आता आ सकता है सीपीआई में। होममेड क्लोथ्स, भाई मैंने कपड़ा, जैसे हमारे यहाँ पे खवातीन को शौक होता है ना स्टिचिंग का, ऐसे मेरी वालदा भी हैं, वो भी अपने कपड़े खुद सी लेती हैं। तो खवातीन को जब ये शौक है, या जो लोग अपना काम खुद करते हैं, जैसे उन्होंने अपना कपड़ा सी लिया, अब उनको यूज कर रही है, तो बेटा वो सीपीआई का पार्ट थोड़ी है। अगर एक शेफ है बंदा, वो अपने लिए खाना बनाएगा, तो क्या वो सीपीआई का पार्ट बन जाएगा? सही है, तो ये सीपीआई का पार्ट नहीं है। मिल्क सीपीआई का पार्ट है, मोबाइल फोन सीपीआई का पार्ट है, आंसर क्या बन जाएगा? बी। The table shows statistics for four countries A, B, C, D according to data provided. Which country has the lowest standard of living? बेटा लोवेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री का होता है जहां पे जीडीपी पर हेड सबसे लो है, सबसे गंदा है। जीडीपी पर हेड सबसे गंदा किधर है? इधर, ए में या बी में? सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा गंदी किस में है? ए में। एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग ज्यादा गंदा किस में है? ए में, तो आंसर ए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री एक्स हैज प्रोग्रेस्ड एट अ ग्रेटर रेट देन इन कंट्री वाई। एक्स में प्रोग्रेशन आ रही है, वाई के मुकाबले में ज्यादा। What is the most likely explanation of this difference in economic development between country X and country Y? कहता है कि भाई क्या चीज ऐसी है जो यहाँ पे हो रही होगी? तो कहता है कंट्री एक्स हैज अ हायर लेवल ऑफ स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन देन कंट्री वाई। भाई पॉसिबल रीजन है। अगर कंट्री एक्स में बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा एजुकेटेड होंगे, तो आगे जाके आपको फायदा देंगे कंट्री वाई के मुकाबले में। कंट्री एक्स हैज अ हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देन कंट्री वाई। बेटा एक्स में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू वाई, तो एक्स में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ज्यादा हुई? एक्स में तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए। कंट्री वाई हैज अ हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग देन एक्स। अरे भाई वाई के तो हालात ही खराब हैं, तो स्पेंडिंग ज्यादा कैसे होगी यहाँ पे? कंट्री वाई हैज अ हायर लेवल ऑफ स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर देन एक्स, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बेहतर होना चाहिए ना। यहाँ पे वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका खराब है, तो आंसर इज ए। Rise in which factor would cause an increase in population growth rate of a country? कहता है कि भाई हमारे पास ऐसा क्या हो जाए, क्या बढ़ जाए, जिससे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है? बेटा बर्थ रेट, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, यस। डेथ रेट अगर बढ़ता है तो पॉपुलेशन बेटा गिरेगी, रॉन्ग आंसर। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है बच्चा पैदाइश के टाइम पे जब इंतकाल कर जाता है। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी हुआ, अगर तो इन्फेंट मोर्टेलिटी हुआ, तो ये मेरे कैमरे को कुछ हुआ है क्या? अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी हुआ, तो बेटा उससे आपका पॉपुलेशन और गिर जाएगी, ठीक है, ये भी रॉन्ग आंसर है। नेट इमिग्रेशन, एक्सपोर्ट ऑफ वर्कर, तो बेटा इससे भी आपकी जो पॉपुलेशन है वो गिर जाएगी, तो आंसर क्या बनेगा? ए। डायग्राम shows market for an imported good with equilibrium point x, a country imposes tariff on this good, the what is the new equilibrium? बेटा बड़ी सीधी सी बात है, इधर आओ। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ठीक है, आप एक्स पे बैठे हैं। अगर टैरिफ लग जाता है, अगर टैरिफ लगता है, तो बेटा इसका मतलब है कि माल आपके मुल्क में एंटर नहीं हो रहा, आपके मुल्क में सप्लाई नहीं हो रहा, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आप एक्स से किधर चले जाएंगे? आप चले जाएंगे बेटा पॉइंट बी पे, तो आंसर क्या बनेगा? बी। डायग्राम शोज मार्केट फॉर चाइनीज युआन प्राइस्ड इन यूएस डॉलर, व्हाट कुड हैव कॉज द चेंज इन डिमांड फॉर द युआन फ्रॉम D1 टू D2? कहता है कि भाई मुझे ये बताओ, युआन में आपके पास चेंज किस तरह आई होगी फ्रॉम D1 टू D2? डिमांड फॉर युआन जो है बेटा वो आपके लिए फॉल हो रही है। अ डिक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन चाइना, अ डिक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन चाइना। बेटा अगर लोग चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है वो युआन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो युआन चाहिए होता है ना। तो भाई लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, तो वो युआन खरीदेंगे ही नहीं, तो डिमांड फॉर युआन गिर जाएगी, पॉसिबल आंसर। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ टैरिफ लेवीड बाय चाइना ऑन इम्पोर्ट्स, कहता है कि अगर आप टैरिफ्स गिरा दोगे, तो आप ज्यादा माल इंपोर्ट करोगे। जब आप ज्यादा माल इंपोर्ट करोगे बेटा, तो चाइना विल हैव टू पे मोर। पे जब वो ज्यादा करेगा, तो चाइना की सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ती है, डिमांड पे इफेक्ट नहीं आता। इंक्रीज इन द बाइंग ऑफ युआन बाय सेंट्रल बैंक, तो बेटा सेंट्रल बैंक जो है वो युआन खरीद रहा है, तो बेटा उससे तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना, डिमांड कम हो रही है यहाँ पे। इंक्रीज इन चाइनीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बेटा अगर आपके पास चाइनीज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा,
तो उससे आपके पास डिमांड फॉर युआन जो है इंक्रीज है, लिखा हुआ है सॉरी, इंक्रीज इन चाइनीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बेटा उससे आपकी डिमांड बढ़ती है, यहाँ पर आपकी डिमांड कम हो रही है। आंसर इज ए। टेबल शोज the average exchange rate of the UK pound to US dollar, that is the amount that can be the amount of dollar that can be bought by 1 pound। तो भाई 1 पाउंड से पहले हम इतना यूएसडी खरीद सकते थे, अब हम इतना खरीद सकते हैं, इतना और इतना। तो बेटा अगर आप इस चीज को गौर से देखो, अगर आप एक चीज को गौर से देखो तो ऐसा चल रहा है कि यूके पर यूएस डॉलर चल रहा है ना, कि मैं एक यूके पाउंड से कितना डॉलर खरीद सकता हूँ। तो यूएस करेंसी कंटिन्यूसली अप्रिशिएट हो रही है और यूके करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। व्हाट इज अ लाइकली इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द यूके इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी पे इसका क्या चेंज आ रहा होगा। सही है। अब यहाँ पे देखो क्या इफेक्ट आ रहा होगा इसका, डिक्रीज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बेटा वैल्यू ऑफ पाउंड गिर रही है, जब वैल्यू ऑफ पाउंड गिरेगी तो मैं अगर बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूं तो बेटा मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी। तो कॉस्ट पुश तो आपके पास आनी चाहिए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज, गलत। डिक्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट, हाँ ये पॉसिबल चांसेस है क्योंकि करेंसी आपकी गिर रही है तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांस हैं और आपके इंपोर्ट्स कम होने के चांस है, तो ये पॉसिबल आंसर बेटा आपका हो सकता है। इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, जब करेंसी की वैल्यू नहीं तो आप इंक्रीज इंपोर्ट कहाँ से करेंगे भाई। इंक्रीज ट्रेड डेफिसिट, आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि इंपोर्ट ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है। आपके पास वैल्यू ऑफ करेंसी गिरी हुई है तो आपके इंपोर्ट्स तो बढ़ ही नहीं सकते ना बेटा। आंसर इज बी। द टेबल शोज कंपोनेंट्स ऑफ जापान्स करंट अकाउंट बैलेंस इन ट्रिलियन येन फॉर 2 years, विच बैलेंस इंप्रूव बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। कहता है कौन सा बैलेंस आपका इंप्रूव हो रहा है बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। बेटा ये पहले 1.6 के नेगेटिव में था, अब ये 5.23 के नेगेटिव में चला गया, यानी कि इसका तो बेड़ा गर्क हो गया। बैलेंस इन सर्विस, इसका भी बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि और नेगेटिव में चला गया। बैलेंस ऑफ प्राइमरी इनकम, बेटा बैलेंस ऑफ प्राइमरी इनकम जो है वो भी आपका गिर रहा है तो इसका भी बेड़ा गर्क हो रहा है। बैलेंस ऑफ सेकेंडरी इनकम, बेटा ये इंप्रूव हो रहा है। कैसे, क्योंकि नेगेटिव में, ये माइनस में। और नेगेटिव साइड कब इंप्रूव होती है, जब आप क्लोजर टू जीरो जाते हैं। ठीक है, जितना आप क्लोजर टू जीरो चले जाएंगे उतनी वैल्यू आपकी इंप्रूव होती रहेगी। तो बैलेंस ऑफ सेकेंडरी इनकम जो है वो आपका इंप्रूव हो रहा है। आंसर इज सी। कोई मसले वाली बात है बेटा। क्लियर है। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज।